दुनिया में आज देखिए, पाकिस्तान में जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाई हिरासत में। पाकिस्तान में मसूद अजहर के भाई हिरासत में लिए गए, अन्य 43 लोगों को निगरानी में रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, खत्म होगी भारतीय आयात को दी जाने वाली रियायत, कितना होगा भारतीय कारोबार पर असर? सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खात्मे का ऐलान जल्द संभव, अपने आखिरी गढ़ में आईएस लड़ाके कर रहे हैं आत्मसमर्पण, आसरे की तलाश में उनके परिजन। और कहानी एक बॉडी बिल्डर पुलिसमैन की, जिसके जुनून ने उसे बनाया सेलिब्रिटी। और सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अभी एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ को हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा 43 लोगों को निगरानी में भी रखा गया है। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान के गृह सचिव आजम सुलेमान। थे कुछ उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था, उनको भी आपने प्रिवेंटिव उन्होंने नाम दिए हैं, रेपुटेशन है बड़ा उसके अंदर वो है, दैट इज नॉट ए कंप्लीट लिस्ट, उनकी मुनासिब नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दोबारा उनको रेफर। So the arrests haven't been made on the basis of the dossier, or they have been made on the basis of the dossier. That's the one thing we're trying to clarify. A few of them as per the dossier also, but there'll be investigation, and if there's some evidence against them, if they will be proceeded against, otherwise they will. But what was the cause of taking them into preventative detention? Just the fact that their names are in the dossier, or there was some other previous suspicion against them? We want to be very transparent in this. Okay, so it is the policy of the government that few persons who have been mentioned in the dossier also necessary investigation will be done. If we get enough evidence, which is not there at the moment, if we get enough evidence, then they will proceed it against. If there is no evidence, they will let free. But on all the people who've been picked up in the dossier? और इस बारे में और ज्यादा जानकारी देनी इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। शुमाइला, इस बारे में हमारे पास और ज्यादा जानकारी क्या है? जी, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं शहरयार आफरीदी और ये आज़म साहब जो हैं सेक्रेटरी इंटीरियर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके 44 यानी 44 लोगों को अभी प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो 2 लोग हैं, एक मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं और उनके बेटे हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये भी कहा गया कि इन 2 लोगों के नाम, मौलाना मसूद अजहर के भाई और बेटे के नाम जो इंडिया की तरफ से डोजियर दिया गया है पुलवामा अटैक के बाद, उसमें इनके नाम शामिल हैं। लेकिन साथ में ये भी जो है वो वाजे किया मिनिस्टर ने कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक जो डोजियर भेजा गया है उसके अंदर इनफ एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों के खिलाफ इनफ एविडेंस हुआ तो पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो इनको छोड़ दिया जाएगा। शुमाइला, लेकिन पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर को लेकर भी भारत ने काफी दबाव बनाया था, तो उनका कहीं जिक्र नहीं है इस पूरे मामले में? जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके अंदर तो मौलाना मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब पठानकोट का अटैक हुआ था 2016 में तो उसके बाद भी ये खबरें आई थी कि उनको भी एक तरह से प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया था पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से। उसके बाद बहुत से जर्नलिस्ट जो जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान में कवर करते रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि मसूद अजहर डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले CNN को अपने इंटरव्यू में ये एडमिट किया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं इसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी और ये कहा गया था कि वो बीमार हैं और अपने घर तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मसूद अजहर के बारे में कोई बात नहीं की गई, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई। शुमाइला, नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये पूरा का पूरा क्रैकडाउन हो रहा है जैसे कि खबर आ रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन भारत के दबाव की भी वजह से हुआ है और जो डोजियर दिया गया है उसकी वजह से भी हुआ है?
देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ये क्लेम करती है कि ये फैसला जो था ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ क्रैकडाउन करने का, ये एक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी दिसंबर 2018 में। ये जो है तब इसका फैसला कर लिया गया था। गवर्नमेंट जो है इस हवाले से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं उनके ऊपर गौर कर रही थी, और पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये बहुत मामला चल रहा था। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो लोग काम करते रहे हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो रेडिकलाइज थे। तो गवर्नमेंट के लिए पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में इस पर थिंकिंग की जा रही थी कि अगर डिसमेंटल किया जाए इन सब ग्रुप्स को और गवर्नमेंट इनकी सब मदरसों पर, सब चीज़ों पर कब्जा कर ले, तो फिर जो इतने लोग हैं इनका क्या किया जाएगा जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं है लेकिन रेडिकल हैं। तो पाकिस्तान को तो यही कहना है कि ये फैसला जो है उसने अपने लिए किया है, और दिसंबर 2018 में ये इस बात का डिसीजन ले लिया गया था। लेकिन पुलवामा की बात जो पाकिस्तान इंडिया की तरफ से दबाव आया, जाहिर है उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। शुक्रिया शुमाला इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ साथ ट्रेड वॉर का एक नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने भारत को प्रेफरेंशियल यानी तरजीही मुल्क का दर्जा खत्म करने का ऐलान किया है। इसके तहत अरबों डॉलर का भारतीय सामान अमेरिकी बाजारों में बिना आयात शुल्क के पहुंचता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारतीय उत्पादों के आयात को दिया गया ड्यूटी फ्री स्टेटस को वो 60 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन भारत ने कहा है कि ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। बीते शनिवार को ही ट्रंप ने भारत की उच्च शुल्क वाला देश कहकर आलोचना की थी और धमकी दी थी कि अमेरिकी चीजों पर जितना आयात शुल्क भारत लगाता है, अमेरिका भी उतना ही शुल्क भारत से आने वाली चीजों पर लगाएगा। अब अमेरिकी कांग्रेस को लिखी एक चिट्ठी में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को जीएसपी के तहत दिए गए बेनिफिशियरी डेवलपिंग कंट्री यानी कारोबारी रूप से फायदे में रहने वाले देश का दर्जा खत्म करना चाहते हैं। यहां जीएसपी का मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी सामान्य करमुक्त प्रावधान। ट्रंप ने यह भी कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने अब तक यह आश्वासन नहीं दिया है कि वो अमेरिका को भारतीय बाजार में बराबरी की पहुंच देगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीबीसी की बिजनेस रिपोर्टर देवीना गुप्ता। देवीना, वाणिज्य सचिव अनूप धवन ने कहा कि ट्रंप की इस योजना का भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, जो अभी जानकारों का मानना है तो उन्होंने कहा है कम से कम $5 बिलियन जो है वो ट्रेड है अगर हम जीएसपी के तहत देखा जाए। जीएसपी का जैसे आपने सही मतलब बताया कि जब इंडिया से सामान जाएगा वहां पे तो उन पे ड्यूटी नहीं लगती, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स है उनको काफी फायदा होता था। पर जो कॉमर्स सेक्रेटरी उन्होंने ये कहा कि इसका केवल $100 मिलियन के करीब हमें जो है नुकसान होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसे अगर आप चुनाव के तरीके से देखा जाए तो ये भी है कि भारत जो है थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, चुनाव सर पर है, इकोनॉमी के ऊपर काफी बड़ा सवाल उठता है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे इतने बड़े नहीं है। पर अगर हम आगे इसको देखें कि किस तरह के यहाँ पे नुकसान होगा, एक्सपोर्टर्स की जो लॉबी है उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास तो अब नौकरियां ही नहीं होंगी लोगों को देने के लिए, और चाहे आप प्लास्टिक ले लीजिए, चाहे आप केमिकल ले लीजिए, चाहे आप ऑर्गेनिक मटेरियल ले लीजिए, कहीं पर भी जो है हमारे लोगों को फायदा नहीं होगा। लेकिन आप कह रही हैं कि नौकरियां नहीं होंगी देने के लिए, लेकिन सीधे सीधे जो उद्योग हैं या कारोबारी हैं उनको किस तरह का नुकसान हो सकता है? उद्योगपति को ये नुकसान हो सकता है कि जब वो अपना सामान बेचने जाएंगे अमेरिका में तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जाहिर से तौर पे अगर 2 से 3% के ऊपर उनकी ड्यूटी लगेगी, अभी 60 दिन में पता चले कितना ड्यूटी लगेगी, अगर 2 से 3% लगेगी तो वो मानते हैं कि हम उससे अब्जॉर्ब कर लेंगे। पर अगर 5 से 6% तक चली गई ड्यूटी तो वो कैसे अब्जॉर्ब करेंगे? और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप देखेंगे जून 2017 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिले थे तो बहुत भाईचारे की बातें हुई थी। उसके बाद अक्टूबर जो लास्ट ईयर है उसमें यह बताया गया था, ट्रंप ने हमें टैरिफ किंग बोला था। यूएस हमसे काफी खफा है क्योंकि यहाँ पे आने वाली उनकी बाइकें, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या मेडिकल डिवाइस हो, उन पे काफी ज्यादा कर लगता है। इसके तहत ये नीति उन्होंने उठाई है। अब इसके आगे देखना पड़ेगा कि वो और भारत बैठ के आपस में बात कर सकेंगे और चुनाव के बाद कब कर सकेंगे। जी, शुक्रिया देवीना इस पूरी बातचीत के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद देखिए इस्लामिक स्टेट के खत्म होते आखिरी गढ़ बगूच में आखिर क्या चल रहा है। और एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी जिसे बॉडी बिल्डिंग का जुनून है। तो बीबीसी दुनिया में बाकी बहुत कुछ है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कभी सीरिया और इराक के बड़े इलाके पर कब्जा करने वाला चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट अब लगभग खात्मे की कगार पर है। सीरिया के बगूच में लगभग 150 आईएस लड़ाके अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के सामने आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। आईएस के खिलाफ लड़ रहे कुर्द लड़ाकों के मुताबिक कल तक इस्लामिक स्टेट की हार का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इस्लामिक स्टेट के खत्म होने पर भी दर्द और तबाही के निशान बाकी रहने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अंधेरा छट रहा है और सुबह का उजाला बढ़ रहा है। इस्लामिक स्टेट के लोग आत्मसमर्पण करने को मजबूर हैं। जो भी इनके पास बचा है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं और अब ये भी अपने दुश्मन कुर्दों के आगे समर्पण कर रहे हैं। यहाँ मौजूद कई महिलाओं के पति अब भी बगूच के अंदर ही हैं। उनके साथ इनके बच्चों की भी तलाशी ली जा रही है। बड़ों के साथ बच्चों के चेहरों पर भी घबराहट साफ दिखती है। जो लोग दूसरों पर जुल्म ढाते थे अब वही रहम की मांग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हवाई हमले में मारे गए, मर्द बुजुर्ग सब मारे गए। हम भी तो इंसान हैं, क्या आपको हमारा दर्द महसूस नहीं होता? इन जैसे हजारों लोग इस हफ्ते यहाँ पहुंचे। इनमें से कई ऐसे थे जो नंगे पैर आए और उन्हें होश व हवास भी नहीं था। Why did you get out now? يعني تقريبا يعني بسبب انه ما بقي دولة. कभी इस्लामिक स्टेट के गुलाम रहे ये यजीदी लड़के भी अब आजाद हो गए हैं। आईएस ने इन्हें अपने जैसे लोगों से नफरत करना सिखाया। इस्लामिक स्टेट के कई लड़ाकों के बच्चे भी यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते। ये परिवार रूस से यहाँ आया है और ये बच्चे इंडोनेशिया के हैं। हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन पर इस्लामिक स्टेट का गहरा असर है। आईएस के इस गढ़ में उथल पुथल मची है। यहाँ चारों ओर बिछड़े परिवार और अनाथ बच्चे दिखते हैं। धूल भरे एक टेंट में हमें 12 साल का हमजा मिला। इराक का रहने वाला हमजा अब अकेला है और एक बारूदी सुरंग की चपेट में आने के बाद चल फिर नहीं सकता। इन महिलाओं और बच्चों को विस्थापितों के कैंप में भेज दिया गया है। बगूच से यहाँ आते वक्त लगभग 80 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। अंदर जो आदमी बच गए उनकी राह भी आसान नहीं होने वाली है। एक दिन ये सब कुछ खत्म भी हो जाएगा तो दर्द की एक विरासत फिर भी बची रहेगी। सवाल ये भी है कि आईएस लड़ाकों के परिवार वालों का ऐसे में क्या होगा। और पुलिस की नौकरी करते हुए अपनी हॉबी के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात किशोर डांगे अपनी बॉडी बिल्डिंग के शौक को पूरा करने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। वो इस क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। देखिए जालना से बीबीसी संवाददाता राहुल रणसुभे की रिपोर्ट। पुलिस फोर्स था एक पुलिस फोर्स यानी फिटनेस फोर्स। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को फिटनेस के प्रति प्रेरणा मिले। और खाकी ड्रेस, खाकी वर्दी के साथ फिट बॉडी सबको अच्छी लगती है। माझं नाव किशोर ज्ञानेश्वर डांगे। मी जालना पुलिस दला मेरा नाम किशोर दयानेश्वर डांगे है। मैं जालना पुलिस विभाग में कांस्टेबल हूँ। बॉडी बिल्डिंग क्षेत्राकडे वळालो। मला एक वेगळा इतिहास भारत में बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में मैं इतिहास बनाना चाहता हूँ। मेरे पिता भी पुलिस कांस्टेबल थे। तब उनकी तनख्वाह केवल 3000 रुपए थी, इसलिए मैं ऑटो रिक्शा चला लिया करता था 2003 ऑटो रिक्शा चालवून और उससे मिलने वाले पैसों को बॉडी बिल्डिंग में लगाता था। डाइट, वर्कआउट, ये सगळ्या गोष्टी। पुलिस की नौकरी में आपके पास 24 घंटे काम है और काम से वापस आकर बॉडी बिल्डिंग में लगना काफी मुश्किल है। लेकिन मेरे सहकर्मी मेरा हुनर पहचानते हैं और मेरी मदद करते हैं। सन 2013 मी वर्ल्ड पुलिस फायर उन सबकी मदद से ही 2013 में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। यानी अपने सपनों और शौक के लिए राह बनाना मुश्किल नहीं होता। और आगे ग्लोबल राउंड अप में दिखाएंगे कहां दिखी ये जलपरियां। और साथ ही बताएंगे कैसे मिली एक शख्स को एड्स जैसी बीमारी से मुक्ति। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर ब्रिटेन से। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक शख्स को मेडिकल साइंस ने HIV से छुटकारा दिला दिया है। ब्रिटेन में इस शख्स के जीन में बदलाव करके 3 साल पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि अब उसके शरीर में वायरस के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली केचांग ने चेताया है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये साल बहुत अहम है। उन्होंने धीमी आर्थिक रफ्तार में जान फूंकने के लिए आधारभूत ढांचे पर कई अरब डॉलर के निवेश और टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। वेनेजुएला में विपक्षी नेता खुआन गुआइडो ने राष्ट्रपति निकोलस माडुरो पर पद छोड़ने का दबाव बनाने के लिए शनिवार को एक नए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। वो क्षेत्रीय सहयोगियों से समर्थन जुटाने के मकसद से किए गए दौरे के बाद कल ही देश वापस लौटे। उन्होंने हम सबको धमकियां दी, उन्होंने जेल की धमकी दी, मौत की धमकी दी, लेकिन हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हम इस वक्त जितने मजबूत और एकजुट हैं, उतने पहले नहीं थे। इंडोनेशिया में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले फेसबुक ने विदेशी जमीन से आने वाले विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल चुनावी दखल के लिए ना हो। पिछले महीने फेसबुक ने इंडोनेशिया में फर्जी खबरें फैलाने वाले एक समूह से जुड़े खातों को बंद कर दिया था। और इसके अलावा खबरों में है कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व चेयरमैन कार्लोस गॉन, जिनकी जमानत जापान की एक अदालत ने मंजूर कर दी है। उन पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं और वो 3 महीने से ज्यादा वक्त से हिरासत में हैं। इससे पहले उनकी 2 जमानत याचिकाएं रद्द हो चुकी थी और अब अदालत ने उन्हें करीब 63 करोड़ रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। और ये तस्वीरें हैं अमेरिका के अलाबामा में तूफान से हुए भारी नुकसान की। वहां आए टोर्नाडो तूफान में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही सड़कों और इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। और ये वो महिलाएं जिन्होंने जलपरी के मिथक को जिंदा कर दिया है। मलेशिया की ये महिलाएं प्लास्टिक का बना जलपरियों का लिबास पहनकर उनकी तरह तैरना सीखती हैं और इस ट्रेनिंग स्कूल में अब तक 500 से ज्यादा महिलाएं जलपरियों की तरह तैरना सीख भी चुकी हैं। ये तस्वीरें वहां के सोशल मीडिया पर खूब साझा भी की जा रही हैं। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। बीबीसी संवाददाता सौतिक विश्वास ने ट्वीट किया है कि अमेरिका में 1 GB इंटरनेट डेटा की कीमत $12 है, ब्रिटेन में $6 है, तो भारत में 0.26 है। यानी भारत में काफी सस्ता है इंटरनेट का डेटा। और आप मुझे भी ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। कार्यक्रम के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।